बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सेशन डिस्कशंस। और ये जो पूरा लेक्चर आप लोगों ने देख लिया डिस्कशंस, ये निश्चित तौर पर आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा लाभान्वित सिद्ध होगा। नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के यदि आप विद्यार्थी हैं और यूपी बोर्ड 2024 में बैठने वाले हैं और लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में आपको प्रॉब्लम है और एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस जो न्यू सिलेबस है किस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, ये सब पूरा कंफ्यूजन बना हुआ है डिस्कशंस, तो ये वीडियो आपके लिए है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला को देख लीजिएगा डिस्कशंस, यहाँ से प्रश्न जो है आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के इस महत्वपूर्ण सेशन को लेकर। देखिए हम लोग का पहला प्रश्न क्या है, पहला ही प्रश्न बहुत ही जानदार है। पार्टी प्रभुत्व से क्या तात्पर्य है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है की पार्टी प्रभुत्व से क्या तात्पर्य है या पार्टी प्रभुत्व किसे कहते हैं। देखिए पार्टी प्रभुत्व की बात करें तो यह देखा जाए तो एक राजनीतिक स्थिति को संदर्भित करता है, यानी राजनीतिक स्थिति के बारे में जो बताने का काम होता है वो पार्टी प्रभुत्व का होता है। जिसमें क्या होता है डिस्कशंस की एक राजनीतिक दल सरकार या विधायी निकाय के भीतर अगर देखा जाए तो शक्ति और प्रभाव के मामले में जो होता है अन्य दलों पर महत्वपूर्ण लाभ रखता है। ठीक है ना। क्या होता है डिस्टेंस मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो राजनीतिक दल सरकार जो होता है डिस्टेंस या विधायी निकाय के भीतर देखा जाए तो शक्ति और प्रभाव के मामलों में जो होता है वो अन्य दलों पर महत्वपूर्ण लाभ रखता है। यह देखा जाए तो यह लाभ जो होता है मुख्य रूप से देखा जाए तो प्रमुख पार्टी को राजनीतिक एजेंडे के रूप में और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के रूप में और नीति परिणामों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने की अनुमति देता है। इसे हम लोग पार्टी प्रभुत्व की बात करते हैं। देखिए पार्टी प्रभुत्व के प्रणाली के बारे में अगर देखा जाए तो प्रमुख पार्टी के पास अक्सर विधायी निकाय में अधिकांश सीटें होती है। भाई जाहिर सी बात है कि जो पार्टी प्रमुख है उसी का बोलबाला ज्यादा रहेगा। जैसे कहा गया कि एनडीए के साथ किसी ने, यानी जैसे कहा गया कि बीजेपी के साथ कोई छोटी मोटी पार्टी जो है वो गठबंधन कर ली, ठीक है। जैसे कोई बड़ी पार्टी है उसके साथ कोई छोटी पार्टी जो है वो गठबंधन के रूप में आ गई है, ठीक है। तो उसको मतलब मेन जो पार्टी होती है उसको हम लोग प्रमुख पार्टी कहते हैं। यानी पार्टी का प्रभुत्व जो है या प्रतिनिधित्व करने का काम जो है वो मुख्य रूप से जो है वो बड़ी पार्टी का होता है। तो उस क्यों क्यों होता है, क्योंकि अक्सर जो होता है विधायी निकाय में देखा जाए तो अधिकांश सीटें जो है वो किसके पास है, वो उन्हीं के पास है। जिससे क्या होता है डिस्टेंस कि उसे महत्वपूर्ण विरोध के बिना ना उसे कानून पारित करने की अनुमति मिलती है। भाई जाहिर सी बात है कि जब उनका पूरा का पूरा रहेगा संतुलन रहेगा तो पूरा का पूरा नियंत्रण में उन्हीं के रहेगा, तो कानून पारित करने की उनको अनुमति मिलता है। जैसे देखा जाता है कि देखिए लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा हनन होता है कि विपक्ष का कमजोर होना। जैसे इस समय हम लोग देखा जाए वर्तमान में तो विपक्ष बहुत कमजोर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि विरोध के बिना जो कोई कानून पारित मिल जाता है तुरंत। कोई भी कानून जो पारित करना चाहेंगे, देखिए नोटबंदी इतना बड़ा फैसला हो गया, जैसे कहा गया कि जीएसटी, तो मतलब ऐसे तमाम जितने भी जो है चीजें वो अपने आप स्वतः ही लागू हो जा रही है। क्यों? क्योंकि क्या है तो कानून को पारित करने में कोई समय नहीं लग रहा है। देखिए इससे होता क्या है कि नियंत्रण और संतुलन की कमी हो सकती है, ठीक है। संभावित रूप से अगर देखा जाए तो लोकतांत्रिक सिद्धांत जो कमजोर हो सकते हैं, देखिए लोकतांत्रिक सिद्धांत जो है वो कमजोर हो सकते हैं और सत्ता एक ही पार्टी के हाथों में क्या हो सकती है, केंद्रित हो सकती है। सत्ता जो होती है वो एक ही पार्टी के हाथों में केंद्रित भी हो सकती है, ठीक है ना। पार्टी का देखिए प्रभुत्व जो होता है वो लोकतांत्रिक संस्थाओं, देखिए पार्टी का प्रभुत्व करने का जो काम होता है वो लोकतांत्रिक संस्थाएं जो होती हैं और प्रक्रियाओं के जो कामकाज पर भी जो होता है असर डालता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भाई जो पार्टी छोटी मोटी पार्टियां जुड़ी रहेंगी तो बड़ी पार्टी जब उस पर कोई अपने कामों की जबरदस्ती थोपेगी तो जाहिर सी बात है कि जो छोटी पार्टियां होंगी वो विरोध करेंगी या वो कहेंगी कि नहीं भैया अब हम आपके साथ नहीं चल पाएंगे। उदाहरण के अगर देखा जाए तो देखिए यह विपक्षी दलों की राजनीतिक सरकारों को जो है प्रभावी ढंग से चुनौती देने की क्षमता को सीमित कर देती है, ठीक है ना। जिसे हम लोग कहते हैं क्या, पार्टी प्रभुत्व। जिसे देखा जाए तो सार्थक बहस और जवाबदेही की कमी हो सकती है। देखिए मैंने पहले ही बताया कि आप लोग को कि जब विपक्ष में कमजोर रहेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि बहस और जवाबदेही की कमी देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखा जाए तो पार्टी के प्रभुत्व का सरकार जो होता है, सरकार के भीतर जो होता है विविध जो राजनीतिक दृष्टिकोण और हितों की प्रतिनिधित्व की बात होती है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। जब एक पार्टी जो होती है वो अत्यधिक प्रभावशाली होती है, मतलब देखा जाए कि इतना ज्यादा उनकी सीटें हैं, इतने बड़े पैमाने पर वो है कि उनका ही प्रभाव दिखेगा, ठीक है ना। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो अल्पसंख्यक दल जो होते हैं या जिनके पास सीटें कम है तो उनके घटकों की जो आवाज को होशिये पर रखा जाता है, जिससे संभावित रूप से देखा जाए तो राजनीतिक प्रक्रिया में समावेशित और निष्पक्ष प्रतिनिधित्व की कमी देखने को
मिलती है। ठीक है, संक्षेप में देखा जाए तो पार्टी के प्रभुत्व का लोकतांत्रिक प्रणालियों के कामकाज पर भी प्रभाव पड़ता है। भाई जाहिर सी बात है, लोकतांत्रिक प्रणाली जो होती है वो गड़बड़ होती है पार्टी के प्रभुत्व के आधार पर। अगर देखा जाए संतुलन, देखिए शक्ति संतुलन भी क्या होता है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ देखा जाए तो विविध राजनीतिक हितों के प्रतिनिधित्व पे क्या होता है, विविध राजनीतिक हितों के प्रतिनिधित्व पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। किसका? पार्टी के प्रभुत्व का। देखिए राजनीतिक जो गतिशीलता और शासन के विश्लेषण के विचार करने के लिए देखा जाए तो ये एक महत्वपूर्ण अवधारणा होती है, जिसे हम लोग पार्टी का प्रभुत्व की बात करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न जो हो जाएगा ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न क्या है, एनडीए से आप क्या समझते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है प्रश्न? एनडीए से आप क्या समझते हैं? देखिए एनडीए का बात हो रहा है। एनडीए का मतलब क्या होता है? देखिए गैर प्रकटीकरण समझौता है। ठीक है ना, एनडीए का मतलब क्या होता है? गैर प्रकटीकरण समझौता है, जो दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच एक कानूनी जो होता है, कानूनी रूप से अनुबंध बनता है, जो गोपनीय सामग्री की बात हो गई, ज्ञान या जानकारी को रेखांकित करता है। ठीक है, जिसे पार्टियां कुछ उद्देश्यों के लिए देखा जाए तो एक दूसरे के साथ जो होती हैं साझा करना चाहती हैं। ठीक है, लेकिन तीसरे पक्ष तक पहुंच को प्रतिबंधित करना चाहती है। लेकिन तीसरे पक्ष तक देखा जाए तो देखिए तीसरे पक्ष तक जो होता है पहुंच को प्रतिबंधित करना चाहती है। देखिए एनडीए के बारे में अगर बात किया तो गैर प्रकटीकरण होता है, समझौता होता है देखा जाए तो, और दो या दो से अधिक पार्टियों के बीच जो होता है वो एक कानूनी अनुबंधन होता है। ठीक है ना, उनके बीच में दिखाया तो तरीके से तालमेल बन जाता है। ठीक है ना, किसी कामों को लेकर। एनडीए का देखिए मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संवेदनशील जानकारी को अन्य अनधिकृत व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रकट होने से बचाना है। एनडीए में देखिए मुख्य रूप से अगर बात किया जाए, देखिए एनडीए में तो शामिल जो पक्ष जो होते हैं वो गोपनीय जानकारी खुलासा दूसरों को नहीं करते, और जानकारी का उपयोग जो होता है केवल समझौते में उल्लिखित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जो होता है वो उन्हीं को बताने के लिए, उन्हीं के देने के लिए वो सक्षम या सहमत होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाएगी। इसमें देखिए क्या होता है, व्यापार रहस्यों की बात होती है, व्यापार की जो रणनीतियां बनती है, जो उनके लिए नीति बनाई जाती है, ग्राहक की सूचियां तैयार की जाती हैं। ठीक है ना, जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, वित्तीय व्यवस्थाएं, वित्तीय जानकारियां जो होती है, जिनका लेखा जोखा होता है, जो और भी जो मालिकाना जानकारियां होती हैं, उनमें इन सुरक्षाओं को जो है सुरक्षाओं के मदद दृष्टिकोण से इसमें शामिल किया जाता है, जो किसी व्यवसाय को देखा जाए तो प्रतिस्पर्धात्मक जो होता है लाभ दे सकती है। इंडिया का उपयोग देखा जाए तो आमतौर पर जो होता है व्यावसायिक सेटिंग्स में किया जाता है। ठीक है, खासकर देखिए जब दो कंपनियां जो होती हैं साझेदारी करती हैं, सहयोग करती हैं, या विलय पर विचार कर रही हैं वो होती है, तब देखिए यहाँ पर जो होता है मुख्य रूप से एनडीए की बात होती है। उसी तरह राजनीतिक दृष्टिकोण में देखा जाए तो जब दो पार्टियां आपस में विलय करती हैं तो ठीक है ना, देखिए जब किसी कर्मचारी के पास संवेदनशील कंपनी की जानकारी तक पहुंच हो, इनका उपयोग मनोरंजन, उद्योग प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अगर देखा जाए और अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है, देखिए मालिकाना जानकारी बहुत ही मूल्यवान होता है। इसे संरक्षित करने की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए एनडीए जो है वो संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा और व्यावसायिक संबंधों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क होता है। जो इसको बनाया जाता है व्यावसायिक संबंधों की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए जो होता है मुख्य रूप से जो होता है एनडीए संवेदनशील होता है। ठीक है, और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी जब आप देखेंगे तो इसकी व्याख्या मिल जाएगी आपको। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा लघु उत्तरीय क्या है, देसी रियासत से आप क्या समझते हैं? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देसी रियासत से आप क्या समझते हैं? देखिए देसी रियासत की बात हो रही है। देखिए देसी रियासत का तात्पर्य क्या होता है? किसी देश के भीतर जो होता है एक क्षेत्र या क्षेत्र से है जिस पर वंशानुगत राजा या राजकुमार का शासन होता है। देखिए देसी रियासत का मतलब सुने ना गाना, देसी देसी ना बोले कर। देखिए देसी रियासत का मतलब क्या हो रहा है कि जो सामने दिख रही है चीजें ना, वंशानुगत राजा जो होते हैं, जैसे पता चला कि मेरे पिताजी हैं, तो फिर पता चला कि उन्होंने मुझे सत्ता दे दिया, मैंने क्या किया, आगे आने वाले जो पुत्र मतलब लड़का हुआ, लड़की हुई, चीजें जो है उनको दिया गया, उन्होंने क्या किया अपने पीढ़ी को, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब दादाजी ने पिताजी को दिया, पिताजी ने मुझे दिया, मैंने क्या किया अपने बच्चे को दिया। तो एक देसी रियासत का तात्पर्य क्या होता है? किसी देश के भीतर जो होता है से एक क्षेत्र या क्षेत्र से है जिस पर वंशानुगत राजा या राजकुमार का शासन
होता है। ये देखा जाए रियासतें रियासतें जो होती है पर देखा जाए तो आमतौर पर अर्ध स्वायत्त संस्थाएं थी। अर्ध स्वायत्त संस्थाएं जो औपनिवेशिक काल के दौरान जो है भारत जैसे बड़े देशों में मौजूद थी। ठीक है ना। औपनिवेशिक काल के दौरान जो है अर्ध स्वायत्त संस्थाएं, देखिए अर्ध मतलब कि जो अर्ध सरकारी की बात हो गई। ठीक है ना। इन राज्यों के शासकों के पास देखा जाए तो अलग अलग स्तर की शक्ति थे और इनमें अधिकार भी थे, लेकिन उन्होंने अक्सर अपनी प्रशासनिक, न्यायिक और वित्तीय प्रणालियां बनाए रखी थी। ठीक है। अपने अपने प्रणालियों के आधार पर वो लोग कामों को करते थे। भारत में देखा जाए तो ब्रिटिश देखिए औपनिवेशिक शासन के दौरान देखा जाए तो रियासतों को अपनी संप्रभुता और आंतरिक स्वायत्तता बनाए रखने के लिए अनुमति दिए थे। कौन? ब्रिटिश। ठीक है ना। और जबकि ब्रिटिश उनके विदेशी मामलों को नियंत्रित करते थे। इन राज्यों को शासकों को देखिए मुख्य रूप से क्या कहा जाता था? महाराजा कहा जाता था, या राजा कहा जाता था, या तो नवाब के रूप में जाना जाता था। वे करते क्या थे? अपने क्षेत्रों पर शासन करते थे और अपनी प्रजा की भलाई के लिए सुनिश्चित जो काम थे, उनके जो उनकी जिम्मेदारियां थी, वो उनको नियमित रूप से करते थे। देखिए 1947 में भारत की आजादी जब मिली तो रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया। ठीक है ना। देखिए जो रियासतें थी, देसी रियासतें, उनको क्या किया गया? भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का एक विकल्प दिया गया। और इन राज्यों का नए स्वतंत्र देशों में एकीकरण का एक जटिल प्रक्रिया थी। भाई जाहिर सी बात, वो शामिल नहीं होना चाहेंगे। देखिए इसी में जो है हमारे जो यूनिटी ऑफ लिबर्टी के रूप में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम आता है, जिन्होंने सभी को एकजुट किया और देसी रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें देखिए शासकों और भारत सरकार के बीच बातचीत शामिल थी। ठीक है ना। देखिए शासक जो देसी रियासतें वाले शासक थे और भारत सरकार के बीच में अंतर देखा जाए तो अधिकांश रियासतें जो थी वो भारत में शामिल होने के लिए सहमत हो गई। भाई जाहिर सी बात है कि भारत ने क्या किया? भारत सरकार ने आश्वासन दिया कि जब भी कोई दुविधाएं आएंगी, जब भी कोई दिक्कतें होंगी, तो उनके क्षेत्रों को जो है भारतीय संघ में एकीकृत कर दिया गया और जब भी दुविधा पड़ेगी तो भारत उनके लिए तैयार रहेगा। संक्षेप में देखा जाए तो एक देसी रियासत जो है एक बड़े देश के भीतर एक वंशानुगत राजा द्वारा शासित अर्ध स्वायत्त क्षेत्र को संदर्भित करता है। नहीं मतलब अर्ध सरकारी क्षेत्र को संदर्भित करता है या बताता है। इन राज्यों ने देखा जाए तो भारत और अन्य देशों के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वतंत्र राष्ट्रों में देखा जाए तो उनके एकीकरण ने उपनिवेशवाद से मुक्ति की प्रक्रिया में भी एक महत्वपूर्ण चरण को जो है चिन्हित किया। देखिए एकीकरण ने क्या किया? उपनिवेशवाद से मुक्ति के लिए भी जो है ये जो देसी रियासतें थी वो अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है। तो महत्वपूर्ण भूमिकाओं के पास देखिए देसी रियासतों के पास भी विकल्प नहीं बचा था, तो उन्होंने समझा कि नहीं ठीक है भैया, अब मिल जाना ही बेहतर होगा। देखिए चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होगा? 1969 में कांग्रेस में विभाजन के क्या कारण थे? 1969 की बात हो रही है डिवीजन। ठीक है ना। देखिए 1969 में कांग्रेस में विभाजन के क्या कारण थे? तो चलिए आइए देखते हैं इस चौथे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को। बढ़ते हैं। देखिए 1969 में अगर बात किया जाए तो कांग्रेस में विभाजन जो था मुख्य रूप से वैचारिक मतभेदों के रूप में हुआ और व्यक्तिगत सत्ता संघर्षों के संयोजन के कारण हुआ था। ठीक है ना। देखिए महत्वपूर्ण कारण समझिए। देखिए कांग्रेस में विभाजन मतलब कुछ तालमेल, दिमाग आपसी तालमेल बिगड़ना या विचारों का मतभेद होना देखिए 1969 में हुआ। और विभाजन कारण क्या बना? वैचारिक मतभेद हुए उनके, और व्यक्तिगत जो सत्ता संघर्ष था उनमें संयोजन के कारण ये चीज देखने को मिले। ठीक है। डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ जो थी, देखिए डेमोक्रेटिक पार्टी जो थी जिसके पास क्या था? प्रतिनिधि सभा थी और सीनेट दोनों में बहुमत था, को नागरिक अधिकारों की बात हो गई, वियतनाम युद्ध की देखिए बात हो गई, और साथ ही साथ सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों जैसे मुद्दों पर जो था आंतरिक विभाजन का सामना करना पड़ा। ठीक है ना। तो देखिए इनको जो सामाजिक कल्याण कार्यक्रम जो थे, मुद्दों पर जो था, इनको क्या किया गया? आंतरिक विभाजन का सामना करना पड़ा। किसको करना पड़ा? जो ये लोग थे ना, कांग्रेस में जो विभाजन हुआ, ठीक है ना, जो भी डेमोक्रेटिक पार्टियां थी, ये विभाजन देखा जाए तो रूढ़िवादी मुख्य रूप से थी और दक्षिणी डेमोक्रेट के बढ़ते प्रभाव के कारण ये देखने को मिली। किसके कारण? दक्षिणी डेमोक्रेट के कारण। और भी बदतर हो गए जो पार्टी के अधिक उदारवादी विंग के साथ मतभेद में थे। देखिए जो अधिक उदारवादी विंग के साथ मतभेद में सामने आए। देखिए रिपब्लिकन पक्ष में देखा जाए तो विभाजन पार्टी के भीतर जो था अधिक उदारवादी और रूढ़िवादी गुटों के बीच जो था सत्ता संघर्ष से प्रेरित था। देखिए गर्म दल की बात होती है, इसमें नरम दल की बात होती है। ठीक है ना। तो ये चीजें भी थी उसमें। नेतृत्व और प्रभाव के लिए देखा जाए तो इन संघर्ष कारण जो था नीतिगत प्राथमिकताओं और पार्टी की दिशा पर देखा जाए तनाव और असहमति पैदा हुई। इसके अतिरिक्त जो था 1968 के राष्ट्रपति चुनाव में देखा जाए तो जिसमें क्या हुआ? रिपब्लिकन उम्मीदवार जो था रिचर्ड निक्सन की जीत हुई।
ये राजनीतिक परिदृश्य को देखा जाए तो अधिक ध्रुवीकृत कर दिया और कांग्रेस के भीतर जो था जो विभाजन को और भी बल मिल गया, ठीक है, और भी वहां से वृद्धि हुई, ठीक है ना। चुनाव परिणाम देखा जाए तो क्या किया, दोनों दलों ने जो जो काम किया अपने अपने एजेंडे पर जोर देने के लिए और विधायी निर्णय लेने की प्रक्रिया पर नियंत्रण पाने की ओर की देखा जाए तो महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा दिया, महत्वाकांक्षाओं को उन्होंने बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया। और 1969 में देखा जाए तो कांग्रेस में विभाजन ने उस समय की व्यापक सामाजिक और राजनीतिक जो दृष्टिकोण थे उसको प्रतिबंधित किया, क्योंकि राष्ट्र चल रहे नागरिक अधिकार आंदोलन, युद्ध विरोधी प्रदर्शन जो थे, सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों में बदलाव जो थे उनसे वो पहले से ही लड़ रहे थे, उससे वो जूझ रहे थे। तो जटिल और परस्पर जुड़े कारकों ने देखा जाए तो वो वैचारिक मतभेदों के साथ साथ कांग्रेस को तोड़ने में योगदान दिया, जिससे अमेरिकी राजनीति में जो है उथल पुथल भरे दौर की नींव पड़ी, ठीक है ना। तो जो था यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो था यहाँ पर 1969 में कांग्रेस में विभाजन का कारण बना, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, ठीक है दोस्तों। देखिए सूचना का अधिकार का वर्णन कीजिए। देखिए सूचना का अधिकार जिसे हम लोग आरटीआई कहते हैं, देखिए बहुत ही मानकों पर बहुत ही कारणों से आरटीआई को देखिए याद किया जाता है। देखिए आरटीआई जो है, देखिए सूचना का अधिकार जो होता है वो एक मौलिक अधिकार है जो नागरिकों को क्या करता है, सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। सार्वजनिक जो प्राधिकारी जो व्यवस्थाएं होती है उनसे जानकारी मिलती है। देखिए लोकतांत्रिक समाज में देखा जाए तो एक पारदर्शिता के लिए लाया गया इसको, ठीक है, जवाबदेही जो सामने वाले की होगी इसमें, और साथ ही साथ सुशासन किस प्रकार से महत्वपूर्ण है या सुशासन को कैसे बढ़ावा मिलता है इसके बेस पर ये जो मुख्य रूप से बात करता है सूचना का अधिकार, ठीक है ना। एक महत्वपूर्ण बहुत ही ये उपकरण की तरह कार्य करता है। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम जिसे हम लोग आरटीआई कहते हैं, देखिए आरटीआई अधिनियम के तहत देखा जाए तो नागरिकों को जो है सरकारी निकायों से जो है जानकारी का अनुरोध करने, सरकारी निकायों से उनको आसानी से होता है कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वो, और प्राप्त करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है, ठीक है ना, जिसके वो मतलब वो हकदार बनते हैं। जिससे क्या होता है सरकारी नीतियां जो हो गई, निर्णय हो गए, कार्यों के बारे में जो है विवरण मिलता है और सही तरीके से पता चलता है उनको कि नहीं यहाँ वास्तव में जो व्यवस्थाएं सरकार द्वारा निकाली गई हैं वो मुझ तक मिल पा रही है कि नहीं, या आम जनता तक वो बात पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा आप लोग। देखिए आरटीआई का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, शासन में जनता की भागीदारी को बढ़ाना। भाई जाहिर सी बात है कि जब एक दूसरे के साथ तालमेल मिलेगा, जब एक दूसरे का फीडबैक मिलेगा, तभी ना क्या होगा, शासन में जनता की भागीदारी बढ़ेगी। भाई जनता की भागीदारी बढ़ेगी इसका मतलब कि तब शासन और मजबूत होगा। भ्रष्टाचार को कम करने का, देखिए भ्रष्टाचार को कम करने के पीछे भी इसका उद्देश्य था, और सुनिश्चित करना कि जो नागरिक हैं वो सरकारी संस्थाओं के कामकाज के बारे में जो है उनको अच्छी जानकारी है और उनके साथ न्याय हो रहा है। और यह व्यक्तियों के लिए देखा जाए तो सार्वजनिक अधिकारों और संस्थाओं को उनके कार्यों और निर्णयों के लिए जो है जवाबदेह बनाने के साधक के रूप में भी कार्य करता है, जिसे हम लोग आरटीआई कहते हैं। जैसे बहुत तरीके से होता है, बहुत कार्यों के रूप में, अपने मानकों के रूप में लोग हैं जो मुख्य रूप से अपने जो अधिकार है उस पर काम करते हैं। देखिए नागरिक क्या करते हैं, विभिन्न सरकारी योजनाओं की बात हो गई, परियोजनाओं की बात हो गई, व्यय के साथ साथ सार्वजनिक जो सेवाएं होती है अधिकारों के बारे में देखा जाए तो विवरण मांग सकते हैं कि हाँ भैया आपने जो है सार्वजनिक सेवाओं के लिए जो लिया धन या अधिकारों के लिए जो लिया या उन परियोजनाओं के लिए लिया गया या सरकारी योजनाओं के लिए लिया गया, तो आपने किस तरीके से उसका यूज किया, मुझे उसका पूरा का पूरा पारदर्शिता और चाहिए उसकी पूरी, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है की अधिकार की पारदर्शिता की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है और व्यक्ति को जो है अपने जीवन और अपने समुदाय के बारे में सूचित वर्णन निर्णय लेने का एक सशक्त जो है माध्यम बनता है। कुल मिलाकर देखा जाता है, देखिए सूचना का अधिकार जो है वो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी क्या क्या है, सूचना का अधिकार जो है वो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और अधिक खुली और उत्तरदायी सरकार को बढ़ावा देने में जो है महत्वपूर्ण रूप से जरूरी होता है। कौन, आरटीआई, ठीक है ना, जिसे हम लोग कहते हैं आप सभी लोगों का सूचना का अधिकार, और ये आप लोगों का जो है क्या मौलिक अधिकार के रूप में है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है जो सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग जो होता है प्रभावी ढंग से हो सकेगा और सभी नागरिकों के लिए जो है इससे लाभान्वित हो सकेंगे और सभी नागरिकों को ये लाभान्वित भी करेगा।
ठीक है डिस्टेंस, तो इस तरीके से थे ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो आपके साथ डिस्कस की गई। डिस्टेंस तैयार रहिएगा आप लोग, देखिए यहाँ पर प्रश्न तैयार हैं आप लोग के समक्ष, और 10 प्रश्नों की सीरीज था जिसमें कि 5 प्रश्नों का डिस्कशन आप लोग के साथ किया गया, और 6वें प्रश्न का जो डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। लेकिन उससे पहले इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर जल्दी से भेजिए कि हाँ सर मैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार हूँ। तो एक काम जरूर करना है, पढ़ने के साथ ही साथ इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रता पूर्वक धन्यवाद।